सोशल फार्मेसी का रिवीजन करेंगे हम, है ना। सोशल फार्मेसी में एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है फार्मासिस्ट का वर्कलोड। फार्मासिस्ट क्या काम करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फार्मासिस्ट, ड्यूटी ऑफ फार्मासिस्ट, है ना। डिप्लोमा लेवल पे, डिग्री लेवल पे, एमफॉर्म लेवल पे जो फार्मासिस्ट होता है उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां होती है। ठीक है। तो डिप्लोमा लेवल पे क्या है, रिव्यू ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, मतलब पर्चे को पढ़ के समझ के दवाई को डिस्पेंस करना, दवाई को डिस्ट्रीब्यूट करना। डॉक्टर पर्चा लिखता है, उस पर्चे को लेके पेशेंट फार्मासिस्ट के पास जाता है। फार्मासिस्ट उस पर्चे को पढ़ के दवाइयाँ पेशेंट को देता है और उसको गाइड करता है कि उस दवाइयों को कैसे खाना है। ठीक है। उसको वो समझाता है और उसको वो लिख के भी देता है, दवाइयों के पीछे वो मार्कर से मेंशन भी कर देता है या उस पर वो स्लिप चिपका देता है कि भाई मॉर्निंग में खाना है, इवनिंग में खाना है, आफ्टर मील लेना है, बिफोर मील लेना है। ठीक है। एट बेड टाइम लेना है, आफ्टर ब्रेकफास्ट, बिफोर ब्रेकफास्ट, मॉर्निंग, आफ्टरनून, ये ऑल डिस्क्रिप्शंस वो मेंशन कर देता है। तो ये हो गया रिव्यू ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन पे कुछ टर्मिनोलॉजीज रहती हैं जो कि शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं। डॉक्टर्स उसको प्रिस्क्रिप्शन पे लिखता है तो फार्मासिस्ट समझ पाता है उसको। ठीक है। जैसे उसने लिखा है SOS, HS, OD, BD, QID, है ना, ऐसी टर्मिनोलॉजीज रहती हैं। तो ये फार्मासिस्ट क्या करता है, रिव्यू ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, मतलब प्रिस्क्रिप्शन को समझता है। व्हाट इज प्रिस्क्रिप्शन? प्रिस्क्रिप्शन इज अ रिटर्न ऑर्डर। इट इज रिटन बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, RMP। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही प्रिस्क्रिप्शन लिख सकता है। और वो प्रिस्क्रिप्शन की वैलिडिटी कब लीगल मानी जाएगी, कब वो वैलिड माना जाएगा, जब उस पर डॉक्टर के सिग्नेचर होंगे। और एलोपैथिक डॉक्टर ही एलोपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकता है। डिफरेंट डिफरेंट पैथीज हैं हमारी कंट्री में, आयुर्वेदा है, सिद्धा, यूनानी, एलोपैथी। हम लोग एलोपैथी के फार्मासिस्ट बनेंगे, मतलब अंग्रेजी दवाइयाँ, टैबलेट, कैप्सूल, सिरप्स, पैरेंटल्स, इनके हम फार्मासिस्ट बनने वाले हैं। तो इसके जो डॉक्टर होते हैं वो MBBS होते हैं। ठीक है। तो MBBS डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब करता है मेडिसिन, तो वो पर्चा कौन डिस्पेंस करता है, एलोपैथी का फार्मासिस्ट, मतलब आप लोग। तो रिव्यू ऑफ प्रिस्क्रिप्शन समझ में आ गया आपको, प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है ये समझ में आ गया, कौन लिखता है, RMP लिखता है। ठीक है। अब गांव में कुछ जनरल फिजिशियंस भी होते हैं, झोला छाप डॉक्टर्स, जो कि प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं पर वो गलत है, क्योंकि उनके पास कोई भी डिग्री नहीं है, उनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है। क्लिनिक खोलने के लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है, मेडिकल स्टोर खोलने के लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है। आप लोग अभी डिप्लोमा करोगे, आप लोग को एक रजिस्ट्रेशन मिलेगा। उस रजिस्ट्रेशन के बिहाफ पे, उस नंबर पे आप अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हो। अदरवाइज 6 महीने की सजा हो सकती है और फाइन लग सकता है आप पे। कौन लगा सकता है? ड्रग इंस्पेक्टर। ड्रग इंस्पेक्टर ये इंस्पेक्ट करता है कि कहीं कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं चल रही है मार्केट में। ठीक है। तो ये आपको रिव्यू ऑफ प्रिस्क्रिप्शन समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन। तो ये इसी का एक हिस्सा है। पहले क्या होता था, फार्मासिस्ट दवाई बना के देता था, बहुत पहले डॉक्टर बता देता था कि भाई ये फला फला बीमारी है, ये फला फला इंग्रेडिएंट है, तो उसको, उसका एक मिक्सचर बना के, उसको तैयार करके, उसको रेडी करके देता था, है ना। अब ऐसा नहीं है, अब दवाई की कंपनियां क्या, टैबलेट, कैप्सूल, पैरेंटल्स बना चुकी हैं, उसकी पैकेजिंग कर चुकी हैं, है ना। अब वो मार्केट में सीधे अवेलेबल है, तो बस उठाना है और देना है। कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी हम डायरेक्ट मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं, तो उनको हम OTC ड्रग कहते हैं। OTC का फुल फॉर्म होता है ओवर द काउंटर ड्रग्स। ऐसे ड्रग्स जो कि हम डायरेक्टली मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है। जैसे गायनेकोलॉजी है, और आपके जो MD डॉक्टर्स हैं वो ऐसे ड्रग्स लिखते हैं कि जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपको नहीं दिए जाते हैं। तो वो होते हैं H शेड्यूल के ड्रग्स। ठीक है। ड्रग्स को डिफरेंट शेड्यूल्स में डिवाइड किया गया है, नेक्स्ट ईयर में हम पढ़ेंगे डिटेल में, अभी तो इतना समझ लो। नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स क्या होते हैं? नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स वो होते हैं जो कि आपके बिना प्रिस्क्रिप्शन के दे दिए जाते हैं, जिसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ती। और प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स वो होते हैं जो H शेड्यूल में आते हैं। दूसरा फंक्शन होता है फार्मासिस्ट का काउंसलिंग देना, है ना। जैसे कोई कैंप हुआ है हेल्थ से रिलेटेड, ब्लड डोनेशन कैंप है, या नसबंदी के प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, या किसी भी प्रकार की कोई कम्युनिकेबल डिजीज से रिलेटेड एसोसिएटेड कोई इंफॉर्मेशन सोसाइटी में स्प्रेड करनी है, तो ऐसी जो जानकारी है वो फार्मासिस्ट स्प्रेड करता है काउंसलिंग के माध्यम से। ठीक है। तो इसको हेल्थ एजुकेशन देना पेशेंट को और काउंसलिंग देना, तो ये फार्मासिस्ट का एक काम है। ठीक है। दूसरा होता है हॉस्पिटल्स में जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं उसका मैनेजमेंट करना, मेडिसिन को प्रॉपर जमाना, मेडिसिन की इन्वेंट्री कंट्रोल करना, मर्क सॉफ्टवेयर की हेल्प से सब डेटा रखना कि कितनी मेडिसिन सेल हुई, कितनी आई, कितनी गई,
है ना। और जो एक्स शेड्यूल के ड्रग्स होते हैं, जो नार्कोटिक ड्रग्स कहलाते हैं, जिनसे पेशेंट जिनका मिसयूज कर सकता है, जिसमें स्लीपिंग पिल्स आती हैं, नींद की गोलियां, ऐसे ड्रग्स का मिसयूज ना हो, इस चीज को इंश्योर करता है फार्मासिस्ट। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग नशा करते हैं दवाइयों से, है ना। दवाइयों का मिसयूज भी किया जा सकता है, जैसे जो कोडीन फॉस्फेट आता है ना। कोरेक्स सिरप पे बैंड बैंड लग चुका है ना, अभी भी शायद नहीं हटा है। गुजरात में बहुत से लोग कोरेक्स सिरप से नशा करते थे, मेडिकल स्टोर से लिए 2 बॉटल और एक ही बार में गटक गए दोनों बॉटल, और बढ़िया झूम रहे हैं नशे में। ठीक है, तो ऐसा मिसयूज ना हो। तो ऐसे जो एक्स शेड्यूल के ड्रग्स होते हैं, जो कि हमारे माइंड पे काम करते हैं, तो वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दिए जाते, और साथ ही साथ उनका रिकॉर्ड भी मेंटेन करना पड़ता है। तो ये सारा सारा ध्यान फार्मासिस्ट रखता है। दूसरा, फार्मासिस्ट जो होता है वो मेडिकेशन का एक्सपर्ट होता है, उसको ड्रग इंटरेक्शन का नॉलेज होता है, ड्रग फूड इंटरेक्शन का नॉलेज होता है ना। तो वो परहेज भी आपको बता सकता है कि जब तक आप ये दवाइयों का सेवन करेंगे आपको कौन से परहेज करने हैं। ठीक है, तो ये भी फार्मासिस्ट आपको बता सकता है। दूसरा क्या है, फार्मासिस्ट को दवाई बनाने की भी जानकारी होती है। फार्मास्यूटिक्स फार्मास्यूटिक्स फार्मेसी का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम फॉर्मुलेशंस के बारे में पढ़ते हैं। फॉर्मुलेशन मींस डोजेस फॉर्म। डोजेस फॉर्म मींस कोई भी ड्रग है वो डायरेक्टली हम क्रूड फॉर्म में तो यूज करते नहीं है। जैसे सेना की पत्ती है तो हम उसको पीस के उसका एक्सट्रैक्शन करके उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को, फाइटोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को आइसोलेट करके हम उसका फॉर्मुलेशन डेवलप करेंगे, है ना। ओरल फॉर्मुलेशन है, लिक्विड, ये सब आप फार्मास्यूटिक्स में पढ़ते हो। तो इसकी जानकारी भी फार्मासिस्ट को होती है। नेक्स्ट होता है लीडरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप, भी फार्मासिस्ट में होनी चाहिए, और ये भी वो परफॉर्म करता है। कैसे परफॉर्म करता है, जो सीनियर फार्मासिस्ट होता है वही तो डिसाइड करता है ना। ड्रग की लिस्ट तैयार करेगा डॉक्टर से कंसल्ट करके, नर्स से कंसल्ट करके। और जो थेरापेटिक कमेटी होती है हॉस्पिटल्स में, उसका मेंबर भी होता है चीफ फार्मासिस्ट। चीफ फार्मासिस्ट मतलब मेन फार्मासिस्ट, जो कि अपनी फार्मासिस्ट की टीम को लीड करता है। तो लीडरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप भी फार्मासिस्ट परफॉर्म करता है। और ये भी जरूरी है कि वो लीगल प्रैक्टिस करे, है ना। लीगल प्रैक्टिस मतलब जो भी चीज नियम कानून के तहत होती है वही उसको करना चाहिए। जैसे मेडिकल यदि खोलना है तो बिना लाइसेंस के ना खोले। यदि कोई एक्स शेड्यूल का ड्रग है, एच शेड्यूल का ड्रग है, तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के ना दे। और एक्स शेड्यूल के ड्रग्स यदि उसने प्रिस्क्राइब, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए हैं और उसने डिस्पेंस किए हैं, तो उसका रिकॉर्ड 3 साल तक मेंटेन करके रखे। ठीक है, तो ये सारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है फार्मासिस्ट की। लिख लिख लोगे एग्जाम में आएगा तो। ठीक है, और एक लास्ट है अपने प्रोफेशन को डेवलप करना। आप जिस भी प्रोफेशन में हो, अपने प्रोफेशन को आपको कंट्रीब्यूट करना है, अपने प्रोफेशन को आपको अपलिफ्ट करना है, उसमें आपको कंट्रीब्यूट करके उसको और ऊपर आसमान की ऊंचाइयों तक लेके जाना है। लीगल प्रैक्टिसेस करनी है, ठीक है। और अपने प्रोफेशन के जो कोड कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, इथिक्स हैं, उसके दायरे में आपको, अंदर आपको काम करना है। तो ये है आपका रोल ऑफ फार्मासिस्ट, जो कि आपको एग्जाम में अभी देखने को मिलेगा बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है ना। कल भी हमने सोशल फार्मेसी रिवाइज किया था, है ना, हमने यहाँ तक देख लिया था। कल तो सोशल फार्मेसी का हमने शायद रिवीजन कर लिया था पूरा, है ना। इसमें आपका जो फर्स्ट यूनिट है, इसमें आपको सोशल फार्मेसी क्या होता है, हेल्थ इंडिकेटर्स के बारे में, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ, नेशनल हेल्थ पॉलिसीज के बारे में, गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बनाती है हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, है ना। हॉस्पिटल्स के बारे में, इंडिया का जो हेल्थ केयर सिस्टम है, इसमें जो हॉस्पिटल्स आते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, है ना, आपका प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर, सब हेल्थ केयर सेंटर्स, इसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, और किस तरह तरह का स्टाफ होता है हॉस्पिटल में, डॉक्टर्स होते हैं, नर्स होती हैं, फार्मासिस्ट होता है, लैब टेक्नीशियंस होते हैं, OT टेक्नीशियंस होते हैं, यदि हॉस्पिटल का साइज बड़ा है। ठीक है, तो स्टाफ की हमें जानकारी होनी चाहिए, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है हॉस्पिटल की, है ना। हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मेडिकल स्टोर का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हमको इस यूनिट में पढ़नी है। डेमोग्राफी, फैमिली प्लानिंग। डेमोग्राफी में हमको पॉपुलेशन साइज, है ना, और जन घनत्व कैसा है, इस एरिया की डेंसिटी कैसी है, कौन सा कम्युनिकेबल डिजीज वहां पर फैला है
है ना। तो इसकी हमको सारा डेटा मिल जाता है। फैमिली प्लानिंग के मेथड्स आते हैं, फिजिकल बैरियर, है ना, केमिकल केमिकल इंग्रेडिएंट्स भी आते हैं जिसमें मालाडी और गर्भ निरोधक गोलियां आती हैं, अंतरा के इंजेक्शंस आते हैं। ठीक है, तो ये फैमिली प्लानिंग के मेथड्स हमें पढ़ना है। फिजिकल मेथड में आपका जैसे निरोध आते हैं, है ना, मेल फीमेल्स के कॉन्डम आते हैं, और आपका कैलेंडर मेथड है कि जो फर्टाइल पीरियड है उस बीच में साथ में नहीं रहना। इंटरकोर्स यदि नहीं होगा तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। यदि क्या है, कंसीव ज्यादा होगा तो पॉपुलेशन बढ़ने की पॉसिबिलिटीज रहती हैं। और भारत सरकार चाहती है कि पॉपुलेशन कंट्रोल रहे। ठीक है, हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार। दो बच्चों के बीच में 3 साल का अंतर रखना चाहिए। मदर और चाइल्ड हेल्थ के बारे में पढ़ना है कि यदि कोई लेडी प्रेग्नेंट हो गई है तो हम उसकी केयर कैसे कर सकते हैं, कौन सी सुविधाएं हमें उसको देनी है। और आफ्टर डिलीवरी हमें छोटा जो बच्चा है, नवजात शिशु है, नियोनेट जिसको हम बोलते हैं, है ना, तो उसका हमें टीकाकरण करना है, उसको हमें न्यूट्रिशन देना है। कहीं वो किसी डेफिशिएंसी की वजह से, कोई रिकेट्स जैसा कोई रोग हो, मरासमस हो, कुपोषण की वजह से, ऐसे किसी रोग से वो कहीं ग्रसित ना हो जाए, तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। तो गर्भवती माताओं की देखभाल हम कैसे कर सकते हैं और छोटे बच्चों की देखभाल कैसे कर सकते हैं, तो ये भी हमें समझना पड़ना है ना। इम्यूनाइजेशन, इम्यूनिटी क्या होती है, ये मैंने आपको काफी डीपली बताया है। इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या होती है, टी सेल्स क्या होते हैं, बी सेल्स क्या होते हैं, है ना, ये सब मैं आपको बहुत डीपली पढ़ा चुका हूँ। लेक्चर्स भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड किए, वहां से आप सुन सकते हो। है ना, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होना पता होना चाहिए कि मदर को कौन से वैक्सीनेशंस होते हैं और छोटे बच्चों को कौन से वैक्सीनेशंस होते हैं, इसका हमें आइडिया होना चाहिए। वैक्सीन के टाइप के बारे में पता होना चाहिए। इन्फेक्शियस डिजीज क्या होती है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज क्या होती है ना। इन्फेक्शियस डिजीज जो फैलती हैं, है ना, इसका एग्जाम्पल है जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सिफिलिस, गोनोरिया, है ना। और हमको इनके कॉजेटिव एजेंट्स भी पता होने चाहिए कि ये कैसे फैलते हैं, कौन इनको कॉज करता है ना। आप बताइए, टीबी का पॉजिटिव एजेंट कोई बताएगा? टीबी का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, नाम बताइए। जैसे टाइफाइड है ना, टाइफाइड, कॉलरा, सिफेलिस, सिफेलिस सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है ना। कोलेरा आपका वाइब्रियो, वाइब्रियो नाम का जो एक डॉट कॉमा शेप का होता है पैथोजन, उससे फैलता है, वाइब्रियो कोलेरा। ठीक है, सिफेलिस आपका पैलेडियम, है ना, पूरा नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। प्लेग आपका यर्शिनिया पेस्टिस, तो ये सब कॉजेटिव एजेंट है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी आपका माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, डिफ्थेरिया कॉर्नी बैक्टीरियम से फैलता है ना। तो ये आपके सारे, जैसे वूफिंग कफ है, ये सब हमें पढ़ना भी है। ये डिजीजेस कैसे फैलती हैं, इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, पॉजिटिव एजेंट क्या है, इनका इंक्यूबेशन पीरियड क्या और डेफिनेशन ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। वायरल इन्फेक्शन से हम कैसे बच सकते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, और मेडिकेशंस उनके और उनका डोजेस क्या है, ये सब जानकारी हमें होना चाहिए। मलेरिया के बारे में भी है आपको, चिकन पॉक्स, वारिसेला जोस्टर, इसका पॉजिटिव एजेंट, फाइलेरिया, फाइलेरिया का किसी को पता है, बताना ढूंढ के। मीजल्स, है ना। तो ये सारे कम्युनिकेबल डिजीज हमें पढ़ने हैं, इनके वैक्सीन भी लगाए जाते हैं। ठीक है, इनके वैक्सीन लगाने से बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होती है, और इन फ्यूचर यदि इन्फेक्शन कभी हमें होते हैं तो हमारी बॉडी इससे ज्यादा बेहतर फाइट कर पाती है। ठीक है, तो ये है हमारा सोशल फार्मेसी। इसमें हमको न्यूट्रिशंस के बारे में पढ़ना है एक चैप्टर में। ठीक है, न्यूट्रिशन में कार्ब्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स और इनकी डेफिशिएंसी से होने वाले डिजीज डिसऑर्डर के हमें नाम पता होना चाहिए। ठीक है, प्रोटीन की कमी से जैसे मरासमस होता है, और कुपोषित बच्चा आपका क्वाशीओरकर नाम के रोग से ग्रसित हो जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का यदि मेटाबॉलिज्म सही से नहीं होगा तो जो एजेड लोग हैं उनमें डायबिटीज हो जाएगा, है ना। छोटे बच्चों की अपनी बीमारी है, अधेड़ उम्र के लोगों की अपनी बीमारियां हैं कुछ, और बुढ़ापे की कुछ अपनी बीमारियां जो कि हो ही जाती है। जैसे कैल्शियम एक मिनरल है, इसकी डेफिशिएंसी से गाउट और अर्थराइटिस जैसे रोग होते हैं। ठीक है, आपका जैसे विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस आती है, रतौंधी रोग जो मैंने आपको बताया था, है ना। और ये विटामिन के हमें केमिकल नेम्स भी पता होने चाहिए, जैसे विटामिन B1 का थायमीन होता है ना। आपका जैसे विटामिन आपका सी है, स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन D कैल्सीफेरॉल। विटामिन का क्लासिफिकेशन, मिनरल का क्लासिफिकेशन, है ना, विटामिन के क्लासिफिकेशन में वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल में KEDA,
इसके अलावा सारे विटामिन आपके वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो ये विटामिन का क्लासिफिकेशन हो गया, है ना। न्यूट्रिएंट्स में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, है ना। मैक्रो मतलब जिनकी जो ज्यादा क्वांटिटी में हमें चाहिए उनको मैक्रो बोलते हैं, और माइक्रो जो कम क्वांटिटी में चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो हमें लेस देन 100 mg चाहिए, कुछ ऐसे हैं जो मोर देन 100 mg चाहिए, है ना। कुछ बहुत ट्रेस अमाउंट में हमें बॉडी में जरूरत पड़ती है ना। आपका प्रोटीन का क्लासिफिकेशन, है ना, ये हमें पता होना चाहिए। प्रोटीन के बॉडी में क्या फंक्शन होते हैं, कार्ब्स के क्या फंक्शन होते हैं, मिनरल्स के क्या फंक्शन होते हैं, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। हमें ड्रग इंटरेक्शन के बारे में पढ़ना है, ड्रग का फूड के साथ क्या इंटरेक्शन होता है। जैसे हम लोग टेट्रासाइक्लिन्स को मिल्क के साथ नहीं खाते, नहीं तो टीथ का डिस्कलरेशन हो जाता है, दांत पीले पड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें सोशल फार्मेसी में पढ़ना है। इपिडेमियोलॉजी, इपिडेमियोलॉजी में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ बहुत अच्छे से, है ना। इपिडेमियोलॉजी में ये सारी कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में हम पढ़ते हैं। हेल्थ और न्यूट्रिशन ये भी आप कर लोगे, है ना। और नेशनल ऑनगोइंग हेल्थ प्रोग्राम्स, है ना, जैसे जननी एक्सप्रेस आती है प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए, जो एम्बुलेंस फैसिलिटी दी हुई है, उनको हॉस्पिटल लेके आया जाता है टाइम पे। ठीक है, और जो इंद्रधनुष योजना है, इंद्रधनुष योजना 2014 से नरेंद्र मोदी जी ने काफी इसको प्रमोट किया, ताकि हर बच्चे को टीका लगाया जा सके। टीकाकरण होगा तो कोई भी व्यक्ति बीमार कम पड़ेगा, और उससे शरीर में बीमारियों से लड़ने की क्षमता डेवलप होगी। तो इंद्रधनुष योजना, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो सरकार समय समय पे चलाती है। मलेरिया के इरेडिकेशन प्रोग्राम चलते हैं, मच्छरदानियां बांटी जाती हैं, अवेयरनेस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बताया जाता है कि कैसे आप मलेरिया से बच सकते हो, है ना, कैसे हम बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। इसकी अवेयरनेस सोसाइटी में जो मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं वो स्प्रेड करते हैं। ठीक है, कैंप के थ्रू, अवेयरनेस के थ्रू कुछ एड्स बनाए जाते हैं, है ना। जैसे HIV एड्स के ऊपर काफी भ्रांतियां फैली हुई थी, तो उसको दूर की गई। कुष्ठ रोग को लेके काफी भ्रांतियां फैली थी, ऐसा लगता था कि भाई कुष्ठ पेशेंट के साथ हम बैठ के खाना खाएंगे तो हमें भी हो जाएगा, ये तो कोढ़ी है, ये तो कोढ़ा है, इसको भगा दिया जाए, इसको गांव से भगा दो, इसके साथ नहीं रहेंगे। पर महात्मा गांधी जी ने कितनी सेवा की जिन लोग को कुष्ठ रोग हो गया था। इसलिए तो महात्मा गांधी का आज नोट पे छप गया, चित्र आ गया उनका, ऐसे ही नहीं आ गया, है ना। कुष्ठ रोगियों की सेवा करना बहुत बड़ी बात होती है ना। सुख में तो सब साथ देते हैं, दुख में कोई साथ नहीं देता। महात्मा गांधी ने जिन लोगों को कुष्ठ था, जिनको सोसाइटियों ने एक्सेप्ट नहीं किया था, वाइफ हस्बैंड को और हस्बैंड वाइफ को छोड़ देते थे, केवल इसलिए कि तुमको कुष्ठ रोग की बीमारी है, तुमको कोढ़ हो गई है, और हम तुम्हारे टच में आएंगे, हम तुमसे किसी भी प्रकार का कोई संबंध रखते हैं तो हमें भी हो जाएगी। तो देखो, एक बीमार इंसान का साथ अपने भी छोड़ देते हैं। अभी आपने कोविड में देखा होगा, बच्चों ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, माँ बाप ने बच्चों को छोड़ दिया। तो जब जान पे बन के आती है तो बहुत कम लोग किसी के हो पाते हैं। कोविड के टाइम पे पता चल गया कि कौन अपना है और कौन पराया। बच्चों ने अपने माता पिता को बुलडोजर से गड्ढा खुदवा के गड़वा दिया, पर देखा तक नहीं उनका चेहरा। महामारी, डर दुनिया की कड़वी सच्चाई को सामने ला देता है। अपने पराये में व्यक्ति को डिफरेंशिएट करना सीख जाता है वो, कि जब मौत सामने आके खड़ी होती है ना, तो कोई नहीं बचाता, सब अपनी अपनी देखते हैं। और ये दुनिया की कड़वी सच्चाई है, और जो आपका दुख में साथ दे वो आपका अपना है। तो महामारी में आपने बहुत कुछ सीखा है। महामारी भी है आपके सिलेबस में, कोविड 19। कोविड 19 के बारे में आपको पढ़ना है। 2019 में सैनिटाइजर आपने यूज किया, सैनिटाइजर क्या होता है, एंटीसेप्टिक क्या होता है, आइसोलेशन क्या होता है, क्वारंटाइन क्या होता है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग क्या होती है, सब पता होना चाहिए आपको। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग क्या होती है, कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड है, उससे पूछेंगे भैया बताओ कहाँ गए, किसके साथ सोए उठे बैठे, खाया पिया, किसको टच किया, फिर हम उसका भी टेस्ट करेंगे, ये होती है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। क्वारंटाइन क्या होता है, क्वारंटाइन मतलब किसी पर्टिकुलर मोहल्ले में हो गया कोविड, वहां 4 पेशेंट है, तो उस पूरे मोहल्ले को सील कर देंगे, वहां से ना कोई बाहर जा सकता है ना कोई अंदर आ सकता है, क्योंकि उससे महामारी फैल सकती है। पेंडेमिक क्या होता है, एपिडेमिक क्या होता है, ये पता होना चाहिए। पेंडेमिक मतलब जो महामारी, जो कम्युनिकेबल डिजीज वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो जाए, पूरी दुनिया में फैल जाए, उसको पेंडेमिक बोलते हैं। जैसे चाइना से आपका शुरू हुआ कोविड 19 का जो वायरस था, उसका इन्फेक्शन वुहान से फैला। चाइना का एक शहर है वुहान, वहां से फैला वो। तो जब वो वुहान में ही था तो हम उसको एपिडेमिक बोलेंगे, लेकिन वो कुछ ही महीने में अमेरिका में फैल गया, आपका दूसरे देशों में पहुंच गया, साउथ अफ्रीका में चला गया, भारत में आ गया, चाइना में आ गया।
चाइना में इवन पूरा फैल गया, तो हम उसको फिर पेंडेमिक बोलेंगे। मतलब वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ अ कम्युनिकेबल डिजीज इज कॉल्ड पेंडेमिक। तो एंडेमिक और पेंडेमिक हमें क्लियर होना चाहिए। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? आप आज घर से बाहर गए, किसी ने आपके ऊपर छींक दिया, आपके बॉडी में इंफेक्शन आ गया, पैथोजन आ गया, लेकिन उसके सिम्टम्स 14वें दिन डेवलप हुए, तो आप उसको क्या बोलोगे? इंक्यूबेशन पीरियड 14 डेज का है। अब बताओ, वो 14 डेज तक जब तक आपको सिम्टम नहीं थे, तब तक तो आपने बहुत लोगों को गले लगाया होगा, बहुत लोगों के साथ बैठ के उठना बैठना खाना पीना सब हुआ होगा आपका। फिर उसके बाद में आपको जब सिम्टम सामने आए, तब आपने आपका टेस्ट करवाया और आप पॉजिटिव आए, तो अब पता करना जरूरी है ना कि आपके और कौन टच में है, ताकि वो किसी को ना फैलाएं। तो हर बीमारी का एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। आज आपको मलेरिया के मच्छर ने काटा, आप आज टेस्ट कराओगे तो पॉजिटिव नहीं आएगा, कम से कम उसके लिए 4-5 दिन का समय चाहिए। वो अपना इंक्यूबेशन पीरियड कंप्लीट करेगा, सिम्टम्स देगा, तब आपको। वैसे भी तो व्यक्ति जब तक बीमार ना पड़े, जब तक उसको दुख दुख ना, बॉडी में दर्द ना हो, दुखे नहीं कुछ उसका बॉडी पार्ट, वो डॉक्टर के पास जाता कहाँ है और अपनी कोई जांच कराता कहाँ है? यही तो कारण है कि जब बीमारी गले तक आ जाती है, तब व्यक्ति जाता है डॉक्टर के पास, तो फिर वो बच नहीं पाता है। कैंसर का पता यदि फर्स्ट स्टेज में लग जाए तो ट्रीटमेंट पॉसिबल है, लेकिन किसी को पता ही नहीं लगता कि मेरे को कैंसर हो गया है। इसलिए तो कैंसर से बहुत लोग मरते हैं, इग्नोर करते हैं, लापरवाही दिखाते हैं, और बस वो लापरवाही फिर इंसान की जान ले लेती है। मेडिकल साइंस में बीमारियां एक लिमिट तक कंट्रोल की जा सकती है, और यदि वो लिमिट से बाहर निकल गई तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। अवेयरनेस होनी चाहिए, हर साल अपने खून की जांच करानी चाहिए, अपने पेशाब और अपने लिवर की किडनी की जांच करानी चाहिए। जिन लोग की भी एज 40+ हो गई है, उनको ऐसा करना चाहिए। इससे क्या होता है, कोई बीमारी यदि होने वाली है या उसकी शुरुआत है, तो आप पता कर सकते हो कि भाई ये बीमारी इस व्यक्ति को होने वाली है, तो आप उसका इनिशियली ट्रीटमेंट ले लोगे, तो आप बीमार नहीं पड़ोगे। लंबा चौड़ा जो खर्चा होने वाला है दवाइयों का, उससे आप बच जाओगे। आपको इतना दर्द नहीं सहना पड़ेगा। बड़ा दर्द होता है बीमारी में, बड़ी तकलीफ होती है, पैसा वेस्ट होता है, लोगों का टाइम वेस्ट होता है, घर के लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, सब आपकी चिंता करते हैं, तो घर पे एक नेगेटिव माहौल फैल जाता है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का एकदम ध्यान रखा करो। सोशल फार्मेसी तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, और हल्के में मत लेना इसको, इजी है करके, नहीं तो पता चला इसी में बैक लगा के बैठ गए, बोले इजी तो है, इजी तो है। ऐसा नहीं, सोशल फार्मेसी पढ़ोगे आप लोग, एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी, ठीक है। दोनों सब्जेक्ट पे आपको विशेष ध्यान रखना है। अब मैं बोलता हूँ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए इजी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग इसको पढ़े नहीं, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, है ना। तो इतना आपको सोशल फार्मेसी में पढ़ना है। कोई डाउट हो आपको तो आप अभी पूछ सकते हो, ठीक है। बताओ, आपने सोशल फार्मेसी पढ़ी है, तो किसी को भी कोई भी डाउट हो तो वो पूछ सकता है। एक यूनिट और है जो स्किप हो गई, इसमें आपको पढ़ना है ड्रग डिपेंडेंस, नार्कोटिक ड्रग्स, अल्कोहल, टोबैको, है ना, पान गुटखा तंबाकू, ये मसाला, ये सब जो है ये बॉडी पे क्या इम्पैक्ट डालते हैं, इनको खाने से क्या नुकसान होता है, कैंसर हो जाता है ना, सिगरेट पीने से लंग्स कैंसर होता है, गुटखा खाने से माउथ कैंसर होता है। देखे तो है आपने, मूवी देखने जाते हो तो सिनेमा हॉल में मुकेश को देखा है आपने? मुकेश, जिसको माउथ कैंसर हो गया, दिखाते हैं ना सिनेमा हॉल में। अरे कौन देखे बोलना सर, पिक्चर देखने गए हैं, ये सब देखने गए हैं क्या? हर पान मसाले गुटखे के पैकेट पे लिखा रहता है कि इससे कैंसर रोग हो सकता है, फिर भी उसके बाद भी व्यक्ति खा रहा है। अब क्या कर लोगे बोलो? लिखा है कि इट इज इंजूरियस टू हेल्थ, देख लेना, आप पढ़ लेना, लिखा हुआ है। सुपर स्टार ऐड करते हैं गुटखे की, पान मसाला जो भी है, अब मैं नाम नहीं ले सकता, पर आप समझदार हो, ठीक है। अब ऐड करेंगे तो आप लोग को लगता है कि केसर का दम है इसमें? केसर देता क्या कोई 2-5 रुपए में? ये कड़वी सच्चाई है, ठीक है। बढ़िया पढ़ाई करो बेटा, मेहनत करो, लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे। शिक्षा इंसान को बहुत मदद करती है। आपने बड़े बड़े लोगों के, सफल लोगों के नाम सुने, उनने केवल पढ़ाई की है। और जो पढ़ाई करता है उसको कागज के टुकड़ों की भी जरूरत नहीं पड़ती, ये भी बता रहा हूं मैं। जो वास्तव में शिक्षा समझ जाए क्या होती है ना, तो उसको परसेंट की भी जरूरत नहीं है कि मेरे को 90 बनाना है। वो सीधे फिर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी डालता है वो, फिर वो सीधे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनता है जो शिक्षा के महत्व को समझ जाता है ना।
एलॉन मस्क ने रॉकेट साइंस पढ़ के क्या कुछ नहीं कर डाला, टेस्ला कंपनी जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी हो गई, है ना। और दुनिया के जो सबसे रईस आदमी है उसमें से 90% बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। इसका मतलब ये नहीं मैं बोल रहा कि पढ़ना लिखना बंद कर दो, ये पढ़ते बहुत थे ये। बस इतना था कि ये डिग्रियों के और डिप्लोमा के गुलाम नहीं थे ये लोग। ये पढ़ते केवल इसलिए थे क्योंकि इनको पढ़ना अच्छा लगता था। 8 घंटे पढ़ते थे प्रतिदिन क्योंकि पढ़ने में मजा आता था, और अपने नॉलेज को बढ़ाते थे और हर दिन कुछ नया सीखते थे। अपने अंदर एक स्किल डेवलप करते थे, एक हुनर डेवलप करते थे, ताकि कल को कोई बोले कि क्या आता तेरे को, तो तुम बता सको कि मेरे को ये आता है। और जब तुम वो काम करके बताओ तो उसके पैर तले से जमीन खिसक जाए कि कितना बढ़िया काम करता है ये, कितना अच्छा हुनर है, कितना अच्छा आर्ट है इसके अंदर। ऐसी कला अपने अंदर डेवलप करो। फार्मेसी भी एक आर्ट है, एक कला है। हर हर विषय एक अपने आप में कला है। आप उसकी कितनी गहराई में उतर सकते हो, कितने इंटरेस्ट के साथ उसको पढ़ सकते हो, कितने उमंग जोश उत्साह के साथ आप पढ़ सकते हो, तो ये आपको डिसाइड करना है। और नहीं है इंटरेस्ट तो छोड़ दो, काहे के लिए टाइम वेस्ट करना। वही करो जो आपको अच्छा लगता है। और यदि कुछ जरूरी हो और मजबूरी में करना ही पड़े तो उसको करने की आदत डाल लो, क्योंकि करना तो पड़ेगा ही। तो दो चीजें हैं, या तो छोड़ दो या तो कर लो। और जब कर ही रहे हो तो फिर अच्छे से ही करो। कुछ चीजें ऐसी भी होती है कि मन नहीं होता फिर भी करना पड़ता है, और वो बहुत जरूरी रहती है, तो फिर उसको इंटरेस्ट पैदा कर लो अपने अंदर। ऐसा है। तो बढ़िया पढ़ाई करो, बहुत कम समय बचा है एग्जाम को। धुआंधार पढ़ाई करो, छुट्टियां ले लो, कम से कम 8 से 10 घंटे प्रतिदिन पढ़ो। रिवीजन करो, जो क्वेश्चंस एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं उनको रिवाइज करो। हर यूनिट से जो 2-3 क्वेश्चन। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। एम आई ऑडिबल? हेलो? विजय, समरीन, सुनीता? यस यस। सर। चलिए ठीक है ना, मन लगा के पढ़ाई कीजिए बेटा, कल मिलते हैं हम लोग। और कोई डाउट रहेगा तो पूछ लेना, ठीक है। ओके बाय। बाय सर। बाय बेटा। बाय सर।